वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो हम हैं जीआईओसी पढ़ रहे हैं। जीआईओसी में हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था जो ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था और तीसरे लेक्चर में हमने ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन और बेंट रूल ये सब स्टडी करी थी। अब इसके बाद में ये हमारा लेक्चर 4 है जीआईओसी का लेक्चर 4 है। तो इसमें हम स्टडी करेंगे वीएससीपीआर थ्योरी की। तो वीएससीपीआर थ्योरी किसके द्वारा गई थी? गिल्स्पी एंड नाइहोम के द्वारा दी गई थी। ये किससे डील करती है? मॉलिक्यूल की जो शेप होती है ना उसके साथ डील करती है ना। अब हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप, मॉलिक्यूल या जो भी आयन है उसकी शेप क्या होती है और उसकी ज्योमेट्री क्या होती है। शेप क्या होती है? मॉलिक्यूल की जो सेंट्रल एटम होता है ना उसके चारों ओर जो बॉन्डेड एटम्स रहते हैं ना, 3D अरेंजमेंट रहता है। बॉन्डेड एटम्स का जो 3D अरेंजमेंट होता है ना वो मॉलिक्यूल की शेप होती है। इट्स द 3D अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्डेड एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम ये है, उसके अराउंड जो बॉन्डेड एटम्स है उनका जो 3D अरेंजमेंट है ना, 3D अरेंजमेंट है जिसे स्पेशियल अरेंजमेंट भी बोलते हैं ना, स्पेशियल अरेंजमेंट भी जिसे बोलते हैं ना, जो 3D अरेंजमेंट है ना वो क्या है? शेप है। और जो है ना, और ज्योमेट्री क्या होती है? जो सेंट्रल एटम होती है ना उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन होता है सेंट्रल एटम का, तो उसके चारों ओर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जैसे अरेंजमेंट रहता है ना उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम ज्योमेट्री बोलते हैं। जैसे कि ये अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर हमारी सेंट्रल एटम है तो इसके चारों ओर जो है ना तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। संख्या कितनी होगी उनकी है ना? तो उन तीनों का है ना सेंट्रल एटम के जो चारों ओर जो अरेंजमेंट होगा ना वो क्या कहलाएगा? उसकी ज्योमेट्री कहलाएगा। ठीक है। 3D अरेंजमेंट ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम इज नोन एज ए ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल और ए आयन। तो हमने सबसे पहले तो शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंशिएट देखा। शेप क्या शेप बनती है? उसके द्वारा जुड़े हुए बॉन्डेड एटम्स के द्वारा। शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है। अगर शेप में देखा जाए तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया जाता है, जबकि ज्योमेट्री में क्या होगा? लोन पेयर कंसीडर होगा। ठीक है। लोन पेयर के क्या क्यों कंसीडर होगा? क्योंकि लोन पेयर किसी ना किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही होता है। ठीक है। तो जो ज्योमेट्री में ना लोन पेयर कंसीडर होगा, क्योंकि हम जो ज्योमेट्री में क्या देख रहे हैं? 3D अरेंजमेंट ऑफ ए हाइब्रिड ऑर्बिटल देख रहे हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। तो ये शेप और है ना शेप और ज्योमेट्री में फर्क हो गया। और जो वीएससीपीआर थ्योरी है गिल्स्पी और जो नाइहोम ने दी थी वो किसके साथ डील करती है? वो मॉलिक्यूल की शेप के साथ डील करती है। अब अगर हम ये एग्जांपल देखें, जैसे कि CH4 है ना, CH4 एक अमोनिया और एक H2 है। तो इनके लिए n अगर हम कैलकुलेट करें, n कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं? इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। एन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैलेंस शेल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन और 4 यूनिवेलेंट एटम है। हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2 तो इज इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पे है ना वैलेंस शेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है और यूनिवेलेंट एटम 3 हाइड्रोजन है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। इसकी बात करेंगे, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 यूनिवेलेंट एटम जुड़े हुए, डिवाइडेड बाई 2 तो ये 4 हो गया। इसका मतलब इन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन CH4 का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, और जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा है? sp3 है। जब हम CH4 की अगर है ना, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होगा जो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है वो sp टेट्राहेड्रल मैनर में 4 जो H है वो कार्बन से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे है ना जो NH3 है, NH3 में क्या है? 3 है ना हाइड्रोजन है ना, तो 3 हाइड्रोजन तो है ना ये sp3 यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसी हो रही है? ये sp3 है और ये s है ना, तो ये sp3s ओवरलैपिंग हो रही है, तो 3 हाइड्रोजन तो इससे ही जुड़े हुए हैं। जबकि ये जो चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना ये कैसा है? इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है। ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3 है और इनका जो s ऑर्बिटल है तो sp3s यहाँ पे sp3s ओवरलैपिंग होगी, तो 2 हाइड्रोजन ये दो तो है ना बॉन्ड पेयर बन गए, 2 हाइड्रोजन तो इससे जुड़ गए, और जो 2 है ना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे उनमें है ना 2 में लोन पेयर है, तो इसके पास कितने? 2 लोन पेयर है। अब इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। ज्योमेट्री तो क्या होती है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट होती है, तो ज्योमेट्री तो सबकी क्या होगी? टेट्राहेड्रल ही होगी। ठीक है। जब शेप देखी जाती है ना, शेप में ओनली क्या बॉन्ड पेयर है ना काउंट किए जाते हैं। तो ये देखो कार्बन है, इसके चारों तरफ कितने बॉन्ड पेयर है? 4 बॉन्ड पेयर है जो टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़े हुए हैं, तो इसकी जो शेप हो जाएगी वो टेट्राहेड्रल हो जाएगी। इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए 3 बॉन्ड पेयर कौन सी शेप में लगे हुए? पायरामिडल शेप में लगे हुए, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? पायरामिडल हो जाएगी।
और जो H2O है, H2O से लगे हुए बॉन्ड पेयर देखो ये कैसी शेप बना रही है, वी शेप बना रहे हैं ना। तो इसकी जो ज्योमेट्री कैसी, इसकी जो शेप कैसी हो जाएगी, H2O की शेप हो जाएगी वी शेप हो जाएगी। जबकि ज्योमेट्री है ना हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड होती है ना, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल का ना जो 3D अरेंजमेंट होता है अराउंड द सेंट्रल एटम, वो होती है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री तो जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है उनकी सबकी टेट्राहेड्रल ही है। अब होता है लोन पेयर आर नॉट कंसिडर इन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बट दीज आर यूज टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। हाँ, लोन पेयर है ना शेप में कंसिडर नहीं होते, लेकिन दे आर यूज टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। जो मॉलिक्यूल की शेप को है ना डिटरमाइन करने में है ना लोन पेयर का यूज होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ये है ना शेप के कंसिडरेशन में लोन पेयर का यूज नहीं करेंगे, लेकिन है ना शेप के डिटर्मिनेशन में, मतलब ये जो डिटर्मिनेशन का मतलब होएगा ये एलपीवीपी रिपल्शन होएगा ना, एलपीवीपी रिपल्शन के कारण यहाँ पे भी क्या होएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होएगा। इस रिपल्शन के कारण जो शेप है ना किस टाइप की शेप रह जाएगी, इस रिपल्शन के कारण ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये बॉन्ड एंगल तो डिक्रीज होएगा ना। तो ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज होएगा तो मतलब ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे है ना लोन पेयर रिपल्शन भी रहेगा। ठीक है, एलपी एलपी रिपल्शन ज्यादा रहेगा देन एलपी वीपी रिपल्शन के, तो ये रिपल्शन हो गई बॉन्ड एंगल है ना डिक्रीज हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो शेप में फर्क आएगा ही ना इस वजह से। तो मतलब शेप को कंसिडर है ना नॉट कंसिडर इन द शेप, है ना लोन पेयर शेप में कंसिडर नहीं किए जाते हैं, लेकिन है ना दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। इस रिपल्शन वगैरह के कारण जो ओवरऑल रिजल्ट होता है ना मतलब डिटरमाइन करने में है ना लोन पेयर का कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यूज किया जाता है। लोन पेयर आर कंसिडर इन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। बिल्कुल ज्योमेट्री क्या है, 3D अरेंजमेंट ऑफ द जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उसमें तो कंसिडर किया जाएगा ही, क्योंकि लोन पेयर कहाँ होगा, किसी न किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। अब होता है VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट 1 क्या है, पोस्टुलेट 1 ये बोलता है इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम आर बॉन्ड पेयर, मतलब कोई सेंट्रल एटम है उसके चारों ओर जो जितने भी है ना इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, कैसे सारे बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, देन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ए हाइब्रिडाइजेशन। उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर सारे ही है ना लोन पेयर है ही नहीं, पोस्टुलेट क्या बोल रहा है लोन पेयर है ही नहीं, सारे ही कैसे हैं ऑल बॉन्ड पेयर है ना। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो शेप होगी और जो ज्योमेट्री होगी वो दोनों एक जैसी ही होगी, है ना। भाई सारे के सारे अगर है ना भाई या तो बॉन्ड पेयर होता है सेंट्रल एटम के चारों ओर, या तो बॉन्ड पेयर, या फिर अगर बॉन्ड पेयर नहीं बन पा रहा है तो लोन पेयर रहता है। लेकिन अगर लोन पेयर है ही नहीं, सारे ही बॉन्ड पेयर है, तो उस कंडीशन में क्या होगी कि जो शेप होगी ना वो ज्योमेट्री के जस्ट लाइक वैसी ही होगी। ठीक है, जैसे ये पोस्टुलेट 1 बोल रहा है इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर बॉन्ड पेयर देयर आर ए नो लोन पेयर, देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ए हाइब्रिडाइजेशन। अब टाइप ऑफ ए हाइब्रिडाइजेशन से ही क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन से ही जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का सेंट्रल एटम के चारों ओर जो अरेंजमेंट रहता है ना 3D अरेंजमेंट रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन की शेप बताते हैं। और यहाँ पे कोई लोन पेयर है ही नहीं, है ना, सारे ही बॉन्ड पेयर है सब है। तो फिर उस कंडीशन में जो है ना ज्योमेट्री और शेप दोनों एक ही चीज हो जाएगी। जैसे कि है ना दो n=2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होएगा, sp होएगा। इसकी जो शेप होएगी है ना दोनों बॉन्ड पेयर है तो शेप कैसी होएगी, लीनियर होएगी, और ज्योमेट्री कैसी होएगी, वो भी लीनियर होएगी। 3 है तो 3 में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन सारे ही बॉन्ड पेयर है तो जो शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, और ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी। n=4 है और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो शेप कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। टेट्राहेड्रल मैनर में 4 है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 बॉन्ड पेयर लगे रहेंगे। अगर है ना n=5 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, और जो शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपायरामिडल हो जाएगी, ये TBP शेप हो गई। अब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए नंबर ऑफ ए बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। अगर ये मॉलिक्यूल है n= कितना है, अगर ये CH4 है n=4 है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, 4 के अकॉर्डिंग sp3 हो जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर = 4 + 0, लोन पेयर है ही नहीं,
है ना। तो AXE नोटेशन क्या होता है, ए तो है ना सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करता है, एक्स करता है रिप्रेजेंट जो बॉन्ड पेयर को, और ई करता है रिप्रेजेंट लोन पेयर को, ठीक है। तो AX4E0 ये इसका AXE नोटेशन हो जाएगा। ए रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल एटम को, एक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ए बॉन्ड पेयर को, और ई रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ए लोन पेयर को। ठीक है, तो ये हम कंसिडर कर रहे थे, AXE नोटेशन देख रहे थे ना, AXEN नोटेशन। ठीक है, तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल एटम को, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ए बॉन्ड पेयर को, और ये नंबर ऑफ ए लोन पेयर को ई रिप्रेजेंट कर रहा है। अमोनिया में देखते हैं N=4 है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की अगर कंडीशन देखें तो देखो टोटल कितने हैं, 4 है ना। तो 3 तो कैसे हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए, और एक हो गया लोन पेयर हो गया। ठीक है, AXE नोटेशन हो गया, AX3E1 हो गया। XeO4 में देखते हैं तो है ना N=4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब यहाँ पे देखो 4 ग्रुप लगे हुए हैं ना, 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं ना, तो मतलब यहाँ पे बॉन्ड पेयर 4 होंगे और लोन पेयर 0 हो गया। तो AXE नोटेशन हो गया AX4E0 हो गया। XeOF4 है, इसका N कितना है, 6 है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3D2 हो गया। अब यहाँ पे देखो 4 और 5 ही ग्रुप लगे हुए हैं, तो बॉन्ड पेयर तो कितने हैं, 5 है, और लोन पेयर कितना है, 1 है। ठीक है, AXE नोटेशन हो गया AX5E1 हो गया। वाटर मॉलिक्यूल में बात करते हैं तो N क्या है, 4 है, 6+2/2 तो 4 हो गया ना। N कितना है, 4 है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है। अब यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, और ये है ना 2 जो ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 ही लगे हुए। अब जो टोटल हमें तो कितने चाहिए, अगर बॉन्ड पेयर, अगर सारे ही बॉन्ड पेयर हो तो 4 चाहिए। तो यहाँ पे अगर 2 ही ग्रुप लगे हुए तो मतलब 2 बॉन्ड पेयर है, और फिर 2 रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएगा। ये इसका AXE नोटेशन हो गया। अगर और एग्जाम्पल देखते हैं, ClO3 माइनस है ना, तो 7 और 8/2, तो N=4 हो गया, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। मतलब है ना 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, है ना। तो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ऑक्सीजन के साथ है ना बॉन्डिंग कर लेंगे, एक है ना वो रिमेनिंग रह जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। तो 3+1 हो गया, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। AXE नोटेशन ये हो गया। BrF3 में N कितना है, 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। 2 ग्रुप इसमें लगे हुए हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे। सेंट्रल एटम से 2 ग्रुप लगे हुए तो 2 बॉन्ड पेयर, AXE नोटेशन हो गया AX2E2 हो गया। I3 में क्या हो गया, N क्या हो गया, 5 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3D हो जाएगा। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 है, 2 आयोडीन लगे हुए सेंट्रल आयोडीन से, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 2+3 तो 5। तो AXE नोटेशन हो जाएगा AX2E3 हो जाएगा। XeF2 में क्या है, बॉन्ड N=5 है, 8+2/2 है ना, तो 5 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3D हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेंट्रल जो जिनोन है उसके साथ 2 है ना, 2 ग्रुप ही बॉन्डेड है, मतलब बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 है, लोन पेयर कितने हैं, 3 है। तो AXE नोटेशन हो गया AX2E3 हो गया। और से निक में कितना हो जाएगा, N कितना है, 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, और बॉन्ड पेयर हो गया 3, 3 हो गए, लोन पेयर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि 3 ग्रुप लगे हुए सेंट्रल आर्सेनिक से। ये इसका AXE नोटेशन हो गया। इसमें N=4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, 2 ग्रुप लगे हुए सेंट्रल आयोडीन से, तो 2+2 की कंडीशन हो गई, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो गया। ये इसका AXE नोटेशन हो गया। ICl2 माइनस में N क्या है, 5 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3D हो गया, 2 ग्रुप लगे हुए हैं ना, 2 बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2 हो गए, रिमेनिंग जो सारे 5 में से 2 गए तो 3 रिमेनिंग रह गए, तो लोन पेयर रह गए। और ये इसका AX2E3 इसका वो हो गया AXE नोटेशन।
CO3 - 2 की बात करते हैं तो है ना 4+2, n इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, है ना। और बॉन्ड पेयर 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर 0 है और ये इसका AXE नोटेशन हो गया AX3E0। XeF4 में ना n इज इक्वल टू कितना 6 हो गया, और तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गया, 4 ग्रुप लगे हुए हैं तो 4 तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 6 में से 4 अगर बॉन्ड पेयर है तो 2 कैसे हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे। AXE नोटेशन हो जाएगा AX4E2। ठीक है, ये था AXE नोटेशन। और अगर सारे बॉन्ड पेयर हो तो शेप कैसी, शेप और ज्योमेट्री सेम होएगी। अब है इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम आर नॉट बॉन्ड पेयर, है ना, मतलब अगर है ना सेंट्रल एटम है उसके चारों ओर है ना जो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन से हो सकते हैं, या तो वो बॉन्ड बना लेंगे तो बॉन्ड पेयर कहलाएंगे, और अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो वो लोन पेयर कहलाएंगे, है ना। अगर सारे है ना बॉन्ड पेयर नहीं हो, है ना, सेंट्रल एटम के चारों ओर, देयर आर सम लोन पेयर आर आल्सो प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, देन शेप ऑफ द जो मॉलिक्यूल होती है ना विल बी डिस्टोर्टेड। शेप कैसी हो जाएगी, डिस्टोर्टेड हो जाएगी, है ना। क्यों हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द LP एंड BP रिपल्शन के कारण। मतलब जो अगर है ना सेंट्रल एटम है कोई, उसके चारों ओर सारे है ना इलेक्ट्रॉन पेयर है ना बॉन्ड पेयर नहीं है, कुछ लोन पेयर भी है, तो उस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, डिस्टोर्टेड हो जाएगी। और वो डिस्टोर्टेड शेप किस लिए होगी, वो है ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा LP रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर LP BP रिपल्शन होएगा, और फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होएगा। LP रिपल्शन सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े रहते हैं, कोई बॉन्ड में नहीं है, बिल्कुल फ्री है, तो एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, ज्यादा रिपेल करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे लोन पेयर में तो इलेक्ट्रॉन फ्री है, लेकिन बॉन्ड पेयर में है ना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है, तो फिर ये वाला रिपल्शन सेकंड नंबर पे आएगा। बॉन्ड पेयर में दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बॉन्ड में है, तो वो है ना रिपेल कम करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अब होता है द डिस्टोर्टेड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आयन कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। अब जो डिस्टोर्टेड शेप है ना उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, तो उसमें निकालेंगे कि कितने लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर है। जैसे कि केस 1 है n इज इक्वल टू 2 है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp होएगा। तो बॉन्ड पेयर इस वाली कंडीशन में है ना, देखो बॉन्ड पेयर 2 होने ही है, ये सेंट्रल एटम है, इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका है ना बॉन्ड पेयर 2 होंगे, मिनिमम बॉन्ड पेयर 2 होंगे, लोन पेयर होगा नहीं, तो इसकी शेप कैसी रहेगी, लीनियर रहेगी। लेकिन अगर हाइब्रिड n इज इक्वल टू 3 और हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 है, तो उसमें कंडीशन में हो सकती है कि सारे ही बॉन्ड पेयर हो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का जो 3+0 हो, या फिर 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। तो अगर तीनों बॉन्ड पेयर है तो शेप कैसी होगी, आइडियल ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी। और अगर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होंगे ना, तो शेप कैसी हो जाएगी, इस टाइप से है ना वी शेप हो जाएगी। जैसे ये ग्रुप हो गया और यहाँ पे सेंटर एटम, तो ये वी शेप हो गई, या बेंट शेप जिसे बोल देंगे। यहाँ पे एक ये लोन पेयर हो गया। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बात करते हैं, अगर चारों बॉन्ड पेयर हो तो है ना जो कैसी होगी शेप, आइडियल टेट्राहेड्रल, मतलब टेट्राहेड्रल होगी, है ना। टेट्राहेड्रल मैनर में चारों ग्रुप सेंट्रल एटम से लगे हुए रहेंगे। ठीक है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे। अब अगर है ना 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, तो उस कंडीशन में जो शेप कैसी हो जाएगी, डिस्टोर्टेड होगी, डिस्टोर्टेड में पायरामिडल हो जाएगी। देखो इस तरह से ये सेंट्रल एटम है और इससे ये लगे हुए 3 ग्रुप हो गए, 3 बॉन्ड पेयर हो गए और ये एक लोन पेयर हो गया, तो ये शेप क्या कहलाई, पायरामिडल कहलाई। एक कंडीशन बनती है 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, तो ये कैसी शेप हो जाएगी, वी शेप हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। देखो ये तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए और ये 2 लोन पेयर हो गए, तो ये शेप कैसी हो गई, वी शेप हो गई। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अगर n इज इक्वल टू 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। इन TBP ज्योमेट्री लोन पेयर हैज अ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। ठीक है, हमने पढ़ा है बेंट रूल लेक्चर इससे पहले वाले लेक्चर में। अब ये देखो अगर पांचों ही बॉन्ड पेयर हो, है ना, तो आइडिया जो है ना ट्राइगोनल बाइपायरामिडल ज्योमेट्री होगी। देखो ये पांचों बॉन्ड पेयर है, ठीक है, अराउंड द सेंट्रल एटम, 3 तो ट्राइगोनल प्लेनर में है और 2 एक्सियल बॉन्ड है। अगर 4 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, है ना, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें पता है कि लोन पेयर तो कहाँ आएगा, इक्विटोरियल पे आएगा। ठीक है, तो ये जो शेप बनी ना, इसके एक सेंट्रल एटम, इसके 4 बॉन्ड पेयर होने हैं,
हमें पता है कि लोन पेयर तो इक्विटोरियल पे आना है, तो ये जो शेप बन जाएगी है ना 4 बॉन्ड पेयर के साथ, तो इस शेप को क्या बोलेंगे हम, सीसा बोलेंगे, है ना। डिस्टोर्टेड, या तो चार चार ग्रुप लगे हुए तो इसे डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल देते हैं, या फिर इसे ना सीसा स्ट्रक्चर बोलते हैं, सीसा सीसा स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, ठीक है। के शेप भी बोल देते, के बन रहा है ना एक तरीके से। अगर देखो इस तरह से लगा दिया जाए, ये चार लिगेंड, चार ग्रुप, चार बॉन्ड पेयर है ना सेंट्रल एटम के अराउंड, तो एक तरीके से के शेप हो गई है ना। देखो ये के बन रहा है, ये के बन रहा है, इसे सीसा भी बोल देते हो, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। sp3d में ही अगर है ना 3 तो बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, और हमें पता है कि ये दोनों लोन पेयर कौन सी इक्विटोरियल पोजीशन पे जाएंगे अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, है ना। तो ये तो इक्विटोरियल पोजीशन पे आ गए, और ये सेंट्रल एटम के है ना से जुड़े हुए 3 बॉन्ड पेयर हो गए। तो ये देखो टी जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, ऐसी टी जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, तो इस शेप को क्या बोल देंगे, टी शेप बोल देंगे। अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और 3 लोन पेयर हो, हमें पता है ये इक्विटोरियल पोजीशन पे जाएंगे, तो तीनों इक्विटोरियल पोजीशन पे चले गए। और ये 2 बॉन्ड पेयर है ना सेंट्रल एटम से लगे हुए हैं, तो ये कैसे एक लीनियर शेप बना रहे हैं ना, ठीक है। ये लीनियर शेप बन रही है, तो ये जो डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, लीनियर होगी। अगर n इज इक्वल टू 6 हो तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d2 होएगा, है ना। अगर 6 के 6 बॉन्ड पेयर हो तो वो शेप कैसी कहलाएगी, ऑक्टाहेड्रल कहलाएगी। जैसे ये सेंट्रल एटम है, 4 तो ये स्क्वायर की शेप में, और 2 ये पायरामिड है, प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, है ना। तो ये जो शेप कहलाएगी कैसी, ऑक्टाहेड्रल कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल है SF6 है। अगर है ना 6 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो, ठीक है, और है ना जो जो एक्सियल बॉन्ड है ना बड़े हो जाए, टेट्रागोनल, ये स्क्वायर पायरामिडल इसे बोल देते हैं। यहाँ पे तो क्या है कि इस ऑक्टाहेड्रल वाली कंडीशन में एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बराबर है, लेकिन अगर है ना एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में अगर है ना बॉन्ड लेंथ है ना, अगर एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है ना, तो इस शेप को क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल बोलते हैं, या फिर स्क्वायर पायरामिडल बोलते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल है XCO2F4। अब ये XCO6F4 परजेंथेट है ना, ड्यू टू, अब इसमें क्या होता है कि है ना पाई बॉन्ड आ रहा है ना, अब ये इसमें क्या हो रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है ना, तो रेजोनेंस होने से क्या होता है, ऑल बॉन्ड्स आर सेम, है ना। सारे बॉन्ड्स क्या होता है कि XCO6F4 माइनस में क्या होता है कि सारे बॉन्ड सेम हो जाते हैं रेजोनेंस के कारण, इसीलिए इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है ना वो कैसा होता है, XCO6-4 का जो पॉइंट ग्रुप होता है ना वो कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। दो कंडीशन बताइए, अगर सारे के सारे अगर बॉन्ड पेयर हो, है ना, sp3d2 में 6 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, तो इसमें कंडीशन 1 तो है ऑक्टाहेड्रल, और कंडीशन 2 कौन सी है, टेट्रागोनल वाली कंडीशन है, जिसमें ना एक्सियल बॉन्ड अगर बड़ा हो जाता है। हाँ ठीक है। अब अगर है एक 5 तो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, तो ये लोन पेयर, तो इस वाली शेप में क्या स्क्वायर पायरामिडल होगा। ये देखो 500 बॉन्ड पेयर है सेंट्रल एटम के अराउंड, और एक ये लोन पेयर है। एक कंडीशन हो सकती है कि 4 बॉन्ड पेयर और 3 है ना लोन, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, तो ये जो कैसी शेप हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगी। जो सेंट्रल एटम से लगे हुए 4 बॉन्ड पेयर हो गए, एक स्क्वायर प्लेनर शेप बना रहे, और ये 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है। तो ये हो गया मतलब कैसे है ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर होने से ना कैसे शेप डिस्टोर्टेड होती है। नेक्स्ट n इज इक्वल टू अगर 7 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब हम कंडीशन देखते हैं कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर कितने हो, 0 हो, तो इस कंडीशन में जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, पेंटागोनल बाईपायरामिडल। 5 तो है ना ये जो बॉन्ड पेयर लग रहे हैं प्लेन में, और 2 एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, इसीलिए इसे क्या बन गई, ये शेप पेंटागोनल बाईपायरामिडल बन गई। अब है ना बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, अगर 6 तो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर वो लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे है ना एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है ना अलग अलग होती है। इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, नहीं सॉरी, एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है यहाँ पे। हाँ
ये वाली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, इस वाली कंडीशन में इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है देन एक GL से, ठीक है। तो अगर है ना, अगर ये जो लोन पेयर है वो एक GL पोजीशन अगर ये ऑक्यूपाई करता है तो ये जो शेप बनी ना, ये कैसी बनी, पेंटागोनल। 5 तो प्लेन में आ गया और एक ये पायरामिड है ना जो प्लेन के ऊपर है, तो ये शेप कैसी हो गई, पेंटागोनल पायरामिडल हो गई। अगर ये जो लोन पेयर है कहाँ पर है, एक GL पोजीशन पे। अगर यही जो एक लोन पेयर है वो अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे इधर आ गया, देखिए है ना, ठीक है, तो ये वाली जो शेप कैसी बनेगी, ये बनेगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल जैसी दिख रही है ना, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है ना, ठीक है। ये कैसी शेप बन जाएगी, अगर है ना इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर वो लोन पेयर आ गया, इक्वेटोरियल ये है ना बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है पेंटागोनल बाइपिरामिडल में। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर ये लोन पेयर आ गया तो जो शेप कैसी बन जाएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और अगर दूसरी कंडीशन है, एक और है कि 5 तो बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, तो 2 लोन पेयर कहाँ होंगे, एक GL पोजीशन पे है, तो ये शेप कैसी हो जाएगी, पेंटागोनल प्लेनर शेप हो जाएगी। देखो ये पेंटागोनल प्लेनर शेप हो गई। तो इस प्रकार से हम है ना हाइब्रिडाइजेशन, अगर जो सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, इस बेसिस से हम उसकी शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब जैसे एग्जांपल है XCO3 है ना, N=4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। हमें पता है कि लोन पेयर कितने हो गए, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, तो शेप कैसी हो जाएगी, पायरामिडल हो जाएगी। XCF4 का देखते हैं तो N कितना हो गया, 6 हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 4+2 की कंडीशन आ गई, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो गया, तो स्क्वायर प्लेनर हमारी शेप हो गई। Br3 प्लस में ना N=4 हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, 2 बॉन्ड पेयर है, एक सेंट्रल बोरोन है, ये इस प्रकार से है BBr2 प्लस है ना, Br2 प्लस है ना, तो एक तो सेंट्रल एटम हो गया और 2 Br उससे लगे हुए रह गए, तो शेप के 2 बॉन्ड पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए, तो शेप कैसी हो गई, V शेप हो गई। ऐसा ही Cl4 में N= कितना है, 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, कंडीशन कौन सी हो गई, 4+0 है ना, चारों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है नहीं, तो शेप कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। XCF6 में N= कितना है, 6 है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो शेप कैसी हो जाएगी, स्क्वायर पायरामिडल हो जाएगी। SnCl2 की बात करते हैं, N=3 है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, कंडीशन कैसी है, 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, ठीक है, तो शेप कैसी हो जाएगी, V शेप हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट है PO4-3, तो N=4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, चारों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है नहीं, तो शेप कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। यहाँ पे भी SO2Cl2 में है ना N=4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और चारों बॉन्ड पेयर है, तो शेप कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। XeO6F4 में ना N= कितना है, 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3d2 हो गया, तो अगर इसकी जो 6 के 6 कैसे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कुछ है नहीं, तो ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप हो जाएगी। ये कुछ एग्जांपल्स और है जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि SF4 में है ना 6 4, N= कितना हो गया, 5 हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगर कंडीशन देखी जाए तो 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो गया, तो शेप कैसी हो जाएगी, K शेप हो जाएगी। लोन पेयर हमेशा sp3d में कहाँ पर आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। XeF5 में N=7 है, तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 5 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गया, तो ये पेंटागोनल प्लेनर इसकी शेप हो गई। ClF3 में अगर देखा जाए तो ये T शेप का हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है टोटल 90 डिग्री एंगल इन ClF3 XeF5 प्लस एंड रेस्पेक्टिवली है ना, तो ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या सा हो गया, 7+3/2 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। लोन पेयर कहाँ पे आएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे, तो एक तो ये रिपल्शन होएगा और एक ये रिपल्शन होएगा, ये LP-BP रिपल्शन होएगा और ये LP-LP रिपल्शन होएगा, ठीक है। तो ड्यू टू दिस है ना LP-LP और LP-BP रिपल्शन है ना, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल है ना वो कोई सा ही नहीं रह पाएगा, तो एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल कितने रहेंगे, 0 रहेंगे। XeF5 -8 + 5 -1 डिवाइडेड बाई 14, 14 में से है ना 8 5 कितने हो गए, 13 हो गए, 13 में से 1 गया तो 12, 12/2 = 6, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये एक्सियल पे आ गया, लोन पेयर आ गया है ना,
ठीक है, इसमें भी क्या रहेगा, ये जो रिपल्शन रहेगा ना ड्यू टू एलपीबीपी रिपल्शन के कारण है ना, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री के जो एंगल्स रहेंगे ना वो रहेंगे नहीं, 0 0 आएंगे ड्यू टू एलपीबीपी रिपल्शन। अब होता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ए बॉन्ड एंगल्स इन ए मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ए बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, है ना। अब जैसे कोई CH4 है मॉलिक्यूल है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ए बॉन्ड एंगल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। अगर हम सिंपल सा एग्जांपल ले, अगर कोई sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ले एग्जांपल, है ना, ये सेंट्रल एटम है, ये है ना, तो अगर इसमें टोटल है ना 120 डिग्री के कितने एंगल होंगे, है ना, टोटल वही तो निकाल रहे, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ए बॉन्ड एंगल, है ना। तो देख एक बॉन्ड एंगल ये हो जाएगा, एक बॉन्ड एंगल ये, जैसे A B और ये C है, तो एक तो हो जाएगा C, एक बॉन्ड एंगल हो जाएगा 1 2 का C, ये सेंट्रल एटम कर दिया, इसे M लिख दिया, CMB हो जाएगा, एक हो जाएगा AB AMB हो जाएगा, एक हो जाएगा AMC हो जाएगा, है ना, AMC। तो ये है ना टोटल 120 डिग्री के, है ना, बॉन्ड एंगल कितने रह गए, 3 बॉन्ड एंगल हो गए 120 डिग्री के। इसी प्रकार से ना CH4 में कितने होंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ना हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, है ना। क्या फॉर्मूला आया, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और n क्या है, यहाँ पे n है टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, ठीक है, टोटल सराउंडिंग एटम्स जो है। अब जैसे कि हम है ना CH4 का निकालते हैं या SF6 का निकालते हैं, SF6 में कितने बॉन्ड एंगल होंगे, SF6 में टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितना है, n इज इक्वल टू कितना है, 6 है ना। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और n माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 गुणा 1, और ये नीचे क्या आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल, तो ये 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फैक्टोरियल ऐसे निकालते हैं कि जैसे 6 का फैक्टोरियल होगा ना, तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरह से मतलब लास्ट 1 तक कर लेते हैं। जैसे है ना 4 का फैक्टोरियल होगा तो क्या होगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होगा 4 का फैक्टोरियल। तो 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 3 हो गया, तो टोटल जो बॉन्ड एंगल्स कितने हो गए, 15 हो गए। ये देखो SF6 में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कितने हो गए, 15 हो गए। इसी प्रकार अगर CH4 में निकालेंगे तो सराउंडेड एटम कितना है, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल, है ना, ये इधर 2 गुणा 1 और 4 माइनस 2 करेंगे तो ये 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसे कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे रख लिया, आगे नहीं लिखा, और 4 तिया 12, 12/2 इज इक्वल टू 6, है ना। तो टोटल बॉन्ड एंगल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर कोई भी एटम है तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, n का फैक्टोरियल, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ सराउंडेड एटम जो सेंट्रल एटम से, 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर एक एग्जाम्पल हम और लेके देखें इसमें से, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया XCO2F2 का, है ना, XCO2F2 का, तो n इज इक्वल टू कितना है, 4 है। सराउंडेड एटम ये सेंट्रल एटम हो गया और इससे सराउंडेड एटम ये 4 हो गए, तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2, तो ये 2 का फैक्टोरियल, तो इसे कैलकुलेट करेंगे, 4 माइनस इसे 2 का फैक्टोरियल, 2 गुणा 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट गया और 2, तो टोटल बॉन्ड एंगल कितने आ गए, इसमें 6 आ जाएंगे। टोटल बॉन्ड एंगल कितने आ गए, टोटल बॉन्ड एंगल आ गए इसमें 6। तो इस प्रकार से है ना टोटल बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। अब जैसे है ना हमने जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कोई एग्जांपल ले लिया, तो उसमें तो हमने सिंपली समझा दिया। जैसे अगर हमने CO3-2 लिया, CO3-2 लिया, तो इसमें 4 + 2/2,
तो कैसा है, n इज इक्वल टू 3 आया, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। यहाँ पे सराउंडेड एटम्स कितने हैं, n अगर हम है ना हमारा वो देखें, n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है सराउंडेड एटम्स, तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 का 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का फैक्टोरियल, तो 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और नीचे क्या है 2 का फैक्टोरियल, तो 2 गुणा 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और कितने 3 बॉन्ड एंगल रह गए। तो ये तो क्या था कि ये जो था ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये तो सबसे सिंपल है, ठीक है। तो इसमें तो हम देख भी सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया कि 3 बॉन्ड एंगल होंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल अगर बड़ा है जैसे कि ऑक्टाहेड्रल वगैरह ये सब चीजें हैं, तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल को अगर है ना परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में 15 बॉन्ड एंगल रहेंगे। अब इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें 15 बॉन्ड एंगल को, जैसे ये है, ये सेंट्रल एटम है ना, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो देखो एक बॉन्ड एंगल ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 4 बॉन्ड एंगल ये हो गए, 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है। अब ये जो ये वाले है ना चारों, ये एक है ना इसके साथ बॉन्ड एंगल बना रहे हैं, एक ऊपर वाले के साथ बना रहे, एक नीचे वाले के साथ बना रहे, 90 डिग्री का जो इनका बॉन्ड एंगल है। इसको थोड़ा सा 3D में एक्सप्लेन करना, यहाँ पे sp2 वाले का तो आप समझ गए, और उसी प्रकार से ना टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल करके। अब एक है ना जैसे ये है NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका sp2 है, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है BF3 है ना, बोरोन के पास है ना इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और ये एडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है अपना, ये लोन पेयर किसके दे देगा, BF3 के है ना वेकेंट जो ऑर्बिटल है उसमें दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अभी तो इसकी शेप कैसी है, पायरामिडल है, और इसकी ट्राइगोनल प्लेनर है, लेकिन अगर ये जो एडक्ट बना है तो इसमें कितना है, इसकी जो शेप कैसी हो जाएगी, ये है ना नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन यहाँ पे है ना लोन पेयर नहीं है। अब लोन पेयर कितना हो गया, 0 हो गया, तो जो इसकी शेप होएगी ना वो कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और अगर BF3 की बात करें तो BF3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है ना n इज इक्वल टू यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होएगा, मतलब है ना नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट ऑर्बिटल में देगा। और कोऑर्डिनेशन और बॉन्ड कैसा होता है, वो भी एक है ना सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो अगर इसका भी इसके लिए n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, बोरोन के लिए भी, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और इसकी शेप भी कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी एक तरीके का सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, इसके लिए भी, बोरोन के लिए भी 4 हो गया। अगर जैसे अब है अमोनिया है और HCl है, तो ये है ना एडक्ट बना के NH4Cl बना लेंगे। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पायरामिडल शेप है, इसके हाइब्रिडाइजेशन और शेप देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो जाएगा, अमोनियम का है ना sp3 रहेगा, लेकिन उसकी शेप क्या हो जाएगी, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो शेप कैसी हो जाएगी, पायरामिडल से टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। इफ यू वांट टू यूज टाइप 2 मेथड देन वी हैव टू कन्वर्ट कोऑर्डिनेट इनटू कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। हाँ, अगर वो अगर है ना जो हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम है ना टाइप 2 मेथड देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देखते हैं ना अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है, अगर उस मेथड से देखते हैं स्ट्रक्चर जो दी हुई रहती है, तो उसमें ना जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा ना उसे कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, 2 लोन पेयर है अभी तो है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और शेप कैसी है, वी शेप है। ये है ना मोनोमर है, ये है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन है BH3 का, मोनोमर मतलब B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने इसका मोनोमर BH3 लिया है, और इसकी शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी।
कि ऑक्सीजन क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है ना इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन देखो, ऑक्सीजन की 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए, 1 2 और 3, और एक लोन पेयर रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन शेप कैसी हो गई, वी शेप से इसकी पायरामिडल हो गई। इसी प्रकार bs3 है, तो bs3 का n इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। 3 तो ये हाइड्रोजन और एक ये इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाला है ना, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और 4 ग्रुप लगे हुए, तो इसकी शेप कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल इसकी शेप हो गई। तो इस प्रकार से अगर एडक्ट बना के पूछ रहा है तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होएगा, तो ये मोस्टली है ना जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना उन्हीं में ये चेंज होता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन। तो पोस्टुलेट 3 है वीएससीपीआर थ्योरी का। जो पोस्टुलेट 3 है वीएससीपीआर थ्योरी का, वो डील करता है बॉन्ड एंगल के साथ, है ना। इट डील्स विद द बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द रिलेटिव बॉन्ड एंगल कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। जो पोस्टुलेट 3 है वो किससे डील कर रहा है, बॉन्ड एंगल से डील कर रहा है। और बॉन्ड एंगल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फॉलोइंग मैनर में। फर्स्ट है ना, हम फाइंड आउट करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है सेंट्रल एटम का, है ना। हाइब्रिडाइजेशन अब जितनी ज़्यादा परसेंट है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना। तो जितने ज़्यादा परसेंट एस करेक्टर होंगे उतना ही ज़्यादा है ना बॉन्ड एंगल होएगा। मतलब परसेंट एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल, राइट। अब होता है इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए सेंट्रल एटम इज सेम, अगर कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ना हाइब्रिडाइजेशन सेम है, देन हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि नंबर ऑफ लोन पेयर है ना सेंट्रल एटम पे कितने हैं ना। तो अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर अगर इंक्रीज होते जाते हैं ना तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कोई Ab2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लेके चल रहे हैं। जैसे कि अमोनिया और H2O का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। इसमें कितने, 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, इस पे कितना, 1 लोन पेयर है। तो ये जो 2 लोन पेयर रहेंगे ना, अगर लोन पेयर्स की संख्या, तो एक तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होएगा, जिसके कारण क्या होगा कि लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर की तरफ आएगा, तो फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होएगा। तो ये जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है, तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ना थीटा, ये है ना डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इस रिपल्शन के कारण और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर रहेंगे सेंट्रल एटम पे, उसका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, उतना ही कम रहेगा, ठीक है। अब अगर कंडीशन ये आती है, सबसे पहले तो हम हाइब्रिडाइजेशन से देख लेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है ना, फिर देख लेंगे हम परसेंट एस करेक्टर से, ठीक है ना। फिर परसेंट एस करेक्टर भी अगर से हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम सेम है, फिर हम देख लेंगे कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। फिर अगर है ना लोन पेयर भी अगर सेम है, मान लो कंडीशन ऐसी आ जाती है, फिर हम देखेंगे कि है ना सेम, देन कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करेंगे। अब जैसे ये ए और ये बी बॉन्ड है, तो अगर है ना सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये सेंट्रल एटम के पास में रहेंगे, तो फिर ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होएगा। तो अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होने पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होएगा। और अगर है ना सराउंडिंग एटम्स की, मान लो ये सेंट्रल एटम है और ये बी की सराउंडिंग एटम्स है, अगर इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस बॉन्ड का जो बॉन्ड पेयर रहेगा ना, वो है ना इसके है ना सराउंडिंग एटम्स के नियर बाई रहेगा। तो यहाँ पे है ना जो बिल्कुल यहाँ पे है ना रिपल्शन कम होएगा, यहाँ पे तो बॉन्ड पेयर है ना सराउंडिंग एटम के नियरेस्ट रहेगा, तो ये रिपल्शन तो क्या होगा कि यहाँ पे रिपल्शन कम होएगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा कि डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होने पे बॉन्ड एंगल कैसा होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब ये इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए सेंट्रल एटम इज अदर देन sp, अगर है ना हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का sp2 या sp3 के अलावा अगर कोई और है, देन आइडेंटिफाई द शेप, हम है ना शेप आइडेंटिफाई करेंगे मॉलिक्यूल की और फिर उसके बेसिस पे देखेंगे। जैसे कि I3 है, I3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d है, जो कि अदर देन है ना sp sp2 या sp3 है। तो इसकी शेप कैसी है, लीनियर है। लीनियर का मतलब हो गया इसमें थीटा कैसा है, जैसे ये I है, एक आई ऐसे लगा हुआ है, लीनियर शेप में लगे हुए, तो है ना जो इसकी शेप कैसी है, लीनियर है। तो जो अगर ये बॉन्ड एंगल देखा जाए तो ये कैसा है, 180 डिग्री है ना। तो सिमिलर कैसा हो गया, जस्ट लाइक sp के सिमिलर हो गया। तो इस प्रकार से भी है ना हम इसमें बॉन्ड एंगल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं शेप के थ्रू, ठीक है। अब ये है जैसे कि ये सेंट्रल एटम है और ये बी और बी है ना ये सराउंडिंग एटम से, डिस्टेंस इन बिटवीन है ना बॉन्ड पेयर डिक्रीजेस, जैसे जैसे जा रहे हैं, देखिए बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना,
जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे है ना बॉन्ड पेयर का जो है ना डिस्टेंस है ना, देखो यहाँ पे इतनी सी डिस्टेंस है, अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, तो है ना डिस्टेंस क्या हो रहा है कि बॉन्ड पेयर के बीच में डिक्रीज हो रही है। और रिपल्शन डिस्टेंस, अगर बॉन्ड पेयर डिस्टेंस डिक्रीज होएगी तो एक दूसरे के पास में आएंगे तो रिपल्शन इंक्रीज होएगा, जिससे क्या होगा कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज होएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, जैसे अगर एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी बी से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना यहाँ से रहेगा, सेंट्रल एटम के पास में रहेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन, तो फिर यहाँ पे ना इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होएगा, जिससे क्या होगा कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। और अगर बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है ऐसे दूसरी कंडीशन में, तो ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इस साइड ज़्यादा रहेंगे, तो क्या होगा कि डिस्टेंस है ना इंक्रीज हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस इन बिटवीन बॉन्ड पेयर है ना इंक्रीज हो जाएगा। देखो ये बढ़ा हुआ डिस्टेंस रहेगा तो रिपल्शन कम होएगा, तो बॉन्ड एंगल फिर कम रहेगा। अब जैसे कि एग्जांपल है, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स या इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इनको लिखना है, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अमोनियम आयन है, अमोनिया है और ये NH2 माइनस है। सबका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 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 है। यहाँ पे अगर लोन पेयर की बात करें तो 0 लोन पेयर है, यहाँ पे 1 लोन पेयर है और यहाँ पे 2 लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होता है कि इंक्रीज होने पे, नंबर ऑफ लोन पेयर है ना इंक्रीज होने पे क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, रिपल्शन के कारण, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे है ना NH4 प्लस का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल रहेगा और NH2 माइनस का बॉन्ड एंगल सबसे कम रहेगा। नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेज ऑन सेंट्रल एटम, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल है CO2 BF3 CH4 NH3 और H2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp है, इसका है BF3 है। तो ये दोनों तो परसेंट एस करेक्टर पे देख लेंगे तो इसका बॉन्ड एंगल तो है ना सबसे ज़्यादा रहेगा CO2 का, फिर BF3 का रहेगा। अब जैसे ये चारों का है ना हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, सेम है, 3 का इनका sp3 है। तो यहाँ पे अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके नंबर ऑफ लोन पेयर्स के बेसिस पे। यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, इसके पास 0 है, अमोनिया के पास 1 लोन पेयर है और H2O के पास 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर इंक्रीज होने पे क्या होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा, तो इनके ये बॉन्ड एंगल का ये ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, इनमें ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना सबका, H2O H2H H2 सेलेनियम H2 टेल्यूरियम, है ना। तो इन सबका क्या है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। नंबर ऑफ लोन पेयर भी सब में क्या है, 2 है ना, ठीक है, लोन पेयर भी सेम है। अब फिर हम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंडीशन पे, है ना, जो सेंट्रल एटम है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, वारी कर रही है ना। तो अगर देखें ऑक्सीजन अप टू डाउन जाने पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने पे क्या होगा कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज होएगा, है ना। तो बॉन्ड एंगल का ये ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट है, अगर ये एग्जाम्पल है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो हम पहले है ना अदर देन है ना sp2 या sp3 है, तो पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे फिर इसकी शेप निकालेंगे। तो इसकी थीटा लीनियर शेप है तो थीटा है ना 180 डिग्री है, तो जस्ट लाइक है ना ये sp के है ना जैसा है, तो इसका बॉन्ड एंगल तो इन सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब इनका कंपेयर करते हैं, फिर sp2 है ना BCl3 है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल तो I3 माइनस का हो गया, फिर BCl3 का हो गया, ठीक है। अब ये SiCl4 और H2S है, तो यहाँ पे तो है ना लोन पेयर 0 है और यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, 2 है। तो फिर SiCl4 का बॉन्ड एंगल रहेगा और फिर H2S का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH2 SO3 माइनस 2 H2O। हाइब्रिडाइजेशन CH2 का sp है, SO3 का sp2 है और SO3 माइनस 2 का 6 और 2 8/2, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और H2O का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, राइट। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल पहले तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा परसेंट एस करेक्टर उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल, तो है ना CH2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होएगा, फिर SO3 का होएगा। नेक्स्ट अगर इन पे देखें तो इनके पास लोन पेयर कितना है, 2 है, इसके पास लोन पेयर 1 है, तो लोन पेयर इंक्रीज होने पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, तो फिर SO3 माइनस 2 का है और फिर H2O का ये बॉन्ड एंगल है। नेक्स्ट है ये NO2 का हाइब्रिडाइजेशन, ये ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसका हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2 होता है और ये वी शेप होता है। NO2 का कैसा होता है हाइब्रिडाइजेशन, 4/2/5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के में, +1 चार्ज का ये माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 2। n = 2 आने पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp होता है।
NO2 माइनस का sp2 है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये sp2 है और यहाँ sp2, यहाँ पे लोन मतलब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ है नहीं, सबसे ज़्यादा तो NO2 प्लस का हो गया क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कुछ है ना, मतलब जैसे ये चार्ज है ना, ये भी एज ए हाइब्रिड ऑर्बिटल में एज ए लोन पेयर ही रखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, इसमें मतलब ये है ना ऑर्बिटल में रहेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में NO2 का बॉन्ड एंगल होएगा और फिर NO2 माइनस का बॉन्ड एंगल होएगा। ये हो गया बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो गया भाई। NO2 का तो ये स्ट्रक्चर हो गई, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। और NO2 माइनस की स्ट्रक्चर क्या हो गई, ये NO2 माइनस की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे। तो यहाँ पे मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही हो गया ना एक तरीके से, बॉन्डिंग में तो नहीं है इलेक्ट्रॉन ही है। तो यहाँ पे ये रिपल्शन होएगा, तो ये अगर थीटा माने हम और इसका बॉन्ड एंगल अगर 5 माने तो थीटा ग्रेटर देन होगा, थीटा ग्रेटर देन होगा 5 के। पोस्टुलेट 4 क्या है VSEPR थ्योरी का, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर बॉन्ड पेयर, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे है, सारे बॉन्ड पेयर है। एंड देयर आर ए नो लोन पेयर, मतलब लोन पेयर नहीं है ना, सारे बॉन्ड पेयर है। ऑल कैसे है, बॉन्ड पेयर है, ठीक है। एंड ऑल सराउंडिंग एटम्स आर आइडेंटिकल, जो सराउंडिंग एटम्स है ना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ऑल सराउंडिंग एटम्स क्या है, आइडेंटिकल है। जैसे कि CH4, तो सराउंडिंग एटम्स क्या है, हाइड्रोजन है और चारों ही हाइड्रोजन है, तो मतलब आइडेंटिकल है। देन सच टाइप ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये आयंस है ना, पजेस आइडियल्स है। इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी जो शेप होती है ना, वो आइडियल या रेगुलर शेप होती है। जैसे कि CH4 है ना, ठीक है, सारे बॉन्ड पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है ना, चार है ना बॉन्ड पेयर है ना, सारे ही बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर कितना है, 0 लोन पेयर। और जो चारों है ना सराउंडिंग एटम्स कैसे, हाइड्रोजन है, मतलब आइडेंटिकल है ना, चारों सराउंडिंग एटम्स आइडेंटिकल है। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा ना, इसकी जो शेप होएगी ना, वो कैसी रहेगी, आइडियल शेप रहेगी या फिर इसे रेगुलर शेप बोलेंगे। तो मतलब इस जो CH4 होगा ना, इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा ना, जो टेट्राहेड्रल का एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, वही होगा इसका। ये पोस्टुलेट ये बताता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल ऑक्टाहेड्रल, मोर देन वन करेक्ट। आइडियल ऑक्टाहेड्रल के बारे में पूछ रहा है, देखो XCF4 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, SF6 का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, इसका 8 और 4 12, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, और इसका भी 8 और 6 14। तो इसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है। हमें ऑक्टाहेड्रल पूछ रहा है, मतलब सबसे पहले तो हम कौन सा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पे जाएंगे। अब देखो सराउंडिंग एटम्स है ना, क्या सारे बॉन्ड पेयर है, नहीं, यहाँ सारे बॉन्ड पेयर है, यहाँ भी सारे बॉन्ड पेयर है, यहाँ भी सारे बॉन्ड पेयर है, ठीक है। अब सारे जितने भी बॉन्ड पेयर है, क्या वो आइडेंटिकल है, बिल्कुल है। तो ये वाला जो SF6 होगा ना, ये रेगुलर शेप होएगी, है ना, आइडियल शेप होगी। यहाँ पे बॉन्ड पेयर तो सारे हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, 4 फ्लोरीन है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये इसकी आइडियल शेप नहीं होगी। XCO6-4 में क्या होता है कि यहाँ पे इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर रहती है, 2 तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं और 4 ऑक्सीजन है ना, पे ना -1 चार्ज रहता है। पर ये क्या होता है कि है ना, रेजोनेंस में ये इन्वॉल्व रहते हैं, तो सारे ऑक्सीजन एक जैसे ही हो जाते हैं, है ना। तो इसकी जो XCO6-4 है ना, ये इसकी भी जो शेप होएगी ना, वो कैसी रहेगी, आइडियल या रेगुलर शेप रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आइडियल टेट्राहेड्रल। आइडियल टेट्राहेड्रल के लिए कैसा होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन है ना sp3 होना चाहिए, और जो सराउंडिंग एटम्स के ना 4 ऑल 4 है ना एटम्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम है ना यही देख लेते हैं कि किसी के चारों एटम सेम है कि, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि चारों एटम सेम नहीं है। बाकी अब हाइब्रिडाइजेशन से देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो कौन सा है, sp3d है ना, 6 4 10, तो ये कैंसिल आउट हो गया। XCOF4 है ना, 8/2 तो 4 हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, चारों ही ऑक्सीजन से, चारों एटम्स क्या है, ऑक्सीजन ही है, तो इसकी है ना रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप रहेगी, ठीक है। XCO3 तो 8/2 है ना, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है लेकिन है ना 3 ऑक्सीजन है, 1 लोन पेयर है यहाँ पे, तो इस ये तो नहीं हो सकता। SO4 में 6 2 8 है ना, चारों ऑक्सीजन से,
चारों जो सराउंडिंग एटम्स आइडेंटिकल है तो इसकी भी है ना रेगुलर रहेगी। PO4-3 की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है और चारों चारों बॉन्ड पेयर है और चारों है ना बॉन्ड पेयर है ना मतलब आइडेंटिकल एटम है, दैट इज ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ये भी है ना इसकी भी रेगुलर रहेगी शेप। BF4 की बात करते हैं तो 3+4+1/2, तो n=4, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और जो है ना चारों वैलेंसीज है ना, जो है ना चारों सराउंडिंग एटम्स है वो कैसे आइडेंटिकल है, चार बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, ठीक है, और चारों ही जो बॉन्ड पेयर है वो फ्लोरीन से जुड़े हुए हैं ना, ठीक है, आइडेंटिकल एटम है, तो इसकी भी रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप रहेगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन और तीनों एटम एक जैसे, तो देखो पहले तो तीनों एटम एक जैसे, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बाकी देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, 5 और 1 6, तो ये हो सकता है, 6 और 2 8, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। BCl3 में 3 और 3/2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तीनों क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे भी है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और 3 ऑक्सीजन से ये तीनों वैलेंसीज है आइडेंटिकल, तीनों जो एटम्स है वो सराउंडिंग एटम्स वो आइडेंटिकल है, यहाँ पे भी हो सकता है। अगर इसमें बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और जो तीनों सराउंडिंग एटम्स है वो आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे भी हो सकता है। सेलेनियम O3 में देखते हैं, सेलेनियम ऑक्साइड में, तो यहाँ पे भी है ना तीनों जो है ना सराउंडिंग एटम्स है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है फर्स्ट तो है ना, और जो तीनों सराउंडिंग एटम्स है वो ऑक्सीजन है, तो ये भी हो सकता है, ये भी आइडेंटिकल है ना, जो आइडियल शेप है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और है ना जो तीनों सराउंडिंग एटम्स है वो आइडेंटिकल है, सेम है, वो तीनों ही ऑक्सीजन है, तो ये भी है ना रेगुलर शेप का आइडियल शेप का मॉलिक्यूल होगा। अब जितने भी है ना आइडियल शेप के जो मॉलिक्यूल रहते हैं ना, इन सच टाइप ऑफ ए मॉलिक्यूल, जो रेगुलर शेप या जो आइडियल शेप के जो मॉलिक्यूल रहते हैं, उनका ऑन चेंजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज करेंगे ना तो उनके बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं आता। ऑन चेंजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए सेंट्रल एटम और इन सराउंडिंग एटम्स डजंट चेंज द बॉन्ड एंगल, मतलब क्या है कि जैसे है ना यहाँ पे BF3 BCl3 यहाँ पे ना सराउंडिंग एटम्स को वारी कर रहे हैं, लेकिन सबकी क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और जो है ना सराउंडिंग एटम सब में क्या है आइडेंटिकल है, इसमें 3 फ्लोरीन है, इसमें 3 क्लोरीन है और यहाँ पे 3 ब्रोमीन है, लेकिन इनकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो F की ज़्यादा है, फिर Cl की और फिर Br की, लेकिन इसका फर्क ही नहीं पड़ता है कि अगर आइडियल अगर किसी मॉलिक्यूल की शेप है ना, तो फिर उसके सारे आइडियल मॉलिक्यूल्स का जो होता है ना जो बॉन्ड एंगल, जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन वालों जिनका भी है तो सबका है ना 120 डिग्री एंगल रहेगा, सबका जो एंगल है ना 120 डिग्री रहेगा। ऑल आर आइडेंटिकल ट्राइगोनल प्लेनर एंड ए बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। इसी प्रकार से जैसे CH4 हो गया, CCl4 हो गया, CCl4 हो गया, सबका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है, और जो शेप कैसी है आइडियल टेट्राहेड्रल है, जहाँ पे आइडियल शेप आ जाती है ना, तो आइडियल शेप होने से बॉन्ड एंगल सबका क्या रहेगा 109 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, सबका बॉन्ड एंगल ये एक ही रहेगा, ठीक है। VSEPR थ्योरी का जो पोस्टुलेट 5 है, VSEPR थ्योरी का जो पोस्टुलेट 5 है वो क्या बताता है कि जो डबल बॉन्ड, हमें भी पता है कि डबल बॉन्ड है ना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है देन द सिंगल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम देन द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम देन द सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम देन द सिंगल बॉन्ड, जैसे अब ये है θ1 है बॉन्ड एंगल, एक ये θ3 है और एक ये θ2 है ना, तो यहाँ पे देखो ये सराउंडिंग एटम्स है ना फ्लोरीन है, इधर भी फ्लोरीन है और ये पाई बॉन्ड है ना, तो है ना θ2 इक्वल्स टू θ3 हो जाएंगे, ये वाला बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है ना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये OCF ये बॉन्ड एंगल है ना, मतलब θ2 और θ3 तो एक दूसरे के तो बराबर रहेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ ही है ना जो सराउंडिंग एटम्स, जो यहाँ पे जो साइड एटम्स है ना ये फ्लोरीन ही है, पर ये θ1 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगर इसमें बात करते हैं, एक ये θ1 है इस एग्जाम्पल में, एक θ2, यहाँ पे है फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि क्लोरीन का साइज ज़्यादा होता है ना, और ये यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसके कारण जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है तो वो तो इसके लिए भी वही हो रहा है जो इस वाले एंगल के लिए हो रहा है,
लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का साइज ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होएगा। तो थीटा 2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा देन थीटा 1 से, है ना। और थीटा 3 तो सबसे कम होगा ही। यहाँ पे क्या रीजन है, रिपल्शन के रीजन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन हो गया, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बॉन्डेड एटम, साइज ऑफ ए क्लोरीन इज ग्रेटर देन द फ्लोरीन, सो रिपल्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड क्लोरीन इज ग्रेटर देन द बिटवीन द ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट है ना, ये पोस्टुलेट कौन सा था, पोस्टुलेट 5 था VSEPR थ्योरी का। नेक्स्ट है ना पोस्टुलेट जो 6 है, वो ये बोलता है कि ट्रिपल बॉन्ड अट्रैक्ट परसेंटेज करेक्टर टुवर्ड्स देमसेल्व्स, सो परसेंटेज करेक्टर डिक्रीजेज इन अ बॉन्ड, सो बॉन्ड एंगल क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है। अब जैसे है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड क्या करता है कि परसेंटेज करेक्टर को खुद की तरफ खींच लेता है, तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा ना, ये वाला डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे तो देखो, अगर है ना, यहाँ पे थीटा 4 सबसे ज़्यादा होएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ना पाई बॉन्ड आएगा, तो ये ज़्यादा स्पेस है ना कवर करेगा, और इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होएगा, तो ये वाला बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो थीटा 4 सबसे ज़्यादा, फिर थीटा 3 है ना। लोन पेयर के कारण भी रिपल्शन होएगा, तो थीटा 2 फिर उससे कम होएगा। और थीटा 1 है ना सबसे कम होएगा, क्योंकि परसेंटेज करेक्टर है वो ट्रिपल बॉन्ड खुद की तरफ खींच लेगा, परसेंटेज करेक्टर जो डेंसिटी है ना, परसेंटेज करेक्टर को, तो यहाँ वाला ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये डिक्रीज हो जाएगा, तो थीटा 1 सबसे कम होगा। पोस्टुलेट 7 बोलता है इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए सेंट्रल एटम इज हायर देन द सराउंडिंग एटम, if electronegativity of a central atom is higher than the surrounding atoms, then double bond is dominant of a lone pair. ये है ना Ab2 टाइप कोई मॉलिक्यूल है, Ab2 टाइप कोई मॉलिक्यूल है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि है ना, जो सेंट्रल एटम है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है कि डिक्रीज होती जा रही है ना। तो सेंट्रल एटम की है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है ना, तो मतलब क्या हो रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है ना इनके बीच में। अगर ये ए, ये बी और ये 2, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना डिक्रीज हो रही जा रही है, मतलब थीटा डिक्रीज हो रहा है। थीटा डिक्रीज होने का मतलब क्या है, परसेंटेज करेक्टर इन एबी बॉन्ड क्या हो रहा है कि डिक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। और परसेंट पी करेक्टर क्या हो रहा है कि इंक्रीज होते जा रहे हैं। दूसरा क्या है, परसेंटेज करेक्टर इन ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर क्या हो रहा है कि अगर है ना बॉन्ड बॉन्ड वाले में है ना, अगर परसेंटेज करेक्टर डिक्रीज होंगे, तो जिन लोन पेयर वाले जो दो दो लोन पेयर भी है ना इस पे, जैसे ये है, तो इस पे 2 लोन पेयर है, तो परसेंटेज करेक्टर क्या हो रहा है कि इनमें तो इंक्रीज हो रहे हैं, और इन जो बॉन्ड पेयर में परसेंटेज करेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। अब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए टाइप ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए सेंट्रल एटम, ये नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे टॉपिक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपका कोई भी फीडबैक है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल द टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मैं आपको अच्छे से ट्राई कर रही हूँ कि एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।